Welcome back, students. Good morning. Next topic is the Vidhan Sabha Legislative Assembly. Okay. In previous video, we explain about Legislative Council. Okay. या जिसे अपर हाउसेस कहा जाता है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है. ओके. मैंने ये भी बताया था कि 6 या 7 ऐसे इंडिया में स्टेट हैं जिनमें बाई कैमरल सिस्टम है, यानी जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट असेंबली है, उसके 2 पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो नेक्स्ट जो है वह विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली को इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा. लेट अस गो. द विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द असेंबली. इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. ये ऐसा होता है जो क्या होता है, इसमें पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट लेवल पे. ओके. सेंट्रल लेवल पे भी क्या है, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट है, उसके भी 2 हाउसेस है, लोकसभा एवं राज्यसभा. वैसे स्टेट लेवल पे जो स्टेट असेंबली होती है, ओके, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके. या डायरेक्ट इलेक्टेड बाय स्टेट पीपल्स एंड दे आर कॉल्ड द एमएलए, member of legislative assembly, and each MLA is elected from a constituency. टोटल स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके. इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो 29 स्टेट्स हैं, अब 28 हो गए, 28 स्टेट, और जो इस समय 8 यूनियन टेरिटोरीज है, तो 28 स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रीब्यूट किया. एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी और एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफरेंट होता है. तो उसमें जो बिगेस्ट स्टेट है वह चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह पॉपुलेशन बेस पे होता है. तो यूपी इज द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया. इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी, सबसे जो बिग लेजिस्लेटिव असेंबली है वह यूपी की है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया में सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है. तो यहाँ पे 403 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, और जो सबसे कम है वह किस में है, स्टेट की बात की जाए तो गोवा में है. ओके. 40 के आसपास. देखिए, द नंबर ऑफ द विधानसभा मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 500. किसी भी स्टेट की विधानसभा में मेंबर्स 500 से एक्सेस नहीं हो सकते, एंड नॉट लेस देन द 60, और 60 से लेस भी नहीं हो सकते, कम भी नहीं हो सकते. ओके. यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है, आर्टिकल में लिखा गया है. सम स्मॉल स्टेट्स हैव बीन अलाउड टू हैव लेजर मेंबर्स, लाइक कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट के, जैसे लाइक जम्मू कश्मीर अब तो यूनियन टेरिटरीज हो गया, लेकिन वहां पे 36 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट हुआ करती थी, तो उन्हें अलाउड किया गया. बट उसके बाद गोवा है, गोवा में 40 से लो है. देखिए, गोवा का 40 है. गोवा है ओनली 40 मेंबर्स. गोवा में 40 मेंबर्स है, 60 से लेस है, बट क्या है, यहाँ की असेंबली को मान्यता है. ओके. उन्हें स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है. एंड द यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली हैज 403 सीट, हाईएस्ट है टोटल ऑल ओवर इंडिया में. एंड दिस मेंबर इज द फिक्स बाय द पार्लियामेंट इन द proportion of the population, proportion to the population of the state concern. वहां की स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न करने के बाद पार्लियामेंट क्या करती है, उस स्टेट की एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स कर दी जाती है एक टाइम के लिए. और एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी बाद में जब बढ़ती है, जब पॉपुलेशन बेस पे जो सेंसस है, सेंसस के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है. जैसे जैसे प्रेजेंट टाइम की सेंसस को बेस बनाया जाएगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. ओके. तो अलग की बात है. द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स आर, अब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. ओके. तो देखिए, फर्स्ट है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए. एंड सेकेंड इज he should not be a unsound mind. He should not be a unsound mind. यानी कि वह दिमाग से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट यानी कि मैड और बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए. ओके. थर्ड इज he should not be less than 25 years of age. एमएलए
और एमपी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो मेंबर्स होने चाहिए उनकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, वही व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो दूसरी कंडीशन ये है कि 25 ईयर्स से एज कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, ही शुड नॉट बी अ क्रिमिनल, वह क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, जिसने गवर्नमेंट से क्रेडिट लिया हो और वह क्या हो, उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर कुर्की किया, वसूली करने की बात की, तो क्या है, बैंकरप्ट है, दिवालिया है, कुछ है ही नहीं, न जमीन है, न जायदाद है, न कुछ है। आर होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और न ही किस पे होना चाहिए, किसी सरकारी पद पे होना चाहिए जो प्रॉफिट, जो गवर्नमेंट सैलरी देती हो। अगर गवर्नमेंटेड ऑफिस पे है तो इलेक्शन में कैंडिडेट नॉमिनेशन के टाइम उसे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। वह डीएम है, एसपी है, कोई भी गवर्नमेंटेड टीचर्स है तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। फिफ्थ इज ही शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर, और लास्ट की उसका वोटर लिस्ट में, जो उस एरिया का, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, तो ये रहा एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होने के लिए जो कंडीशंस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें एक स्पीकर होता है। स्पीकर का देखिए, द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउसेज इज नोन एज द स्पीकर। जो एक प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है जिसे स्पीकर कहा जाता है। ओके, तो स्पीकर क्या करता है, या हाउसेस की मीटिंग करता है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी, जिसे विधानसभा कहते हैं, उसका यह स्पीकर होता है, उसका सब चेयरमैन, स्पीकर या चेयरमैन होता है। एंड द स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द ऑर्डर, इसकी जिम्मेदारी होती है कि, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्डर को मेंटेन रखें। अलाउ मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चन, मेंबर्स को अलाउ करे कि नहीं ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा कि आप लोग टीवी डिबेट में देखते हो जब लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के आते हैं उस पे चैनल्स पे, तो पहले स्पीकर ही अलाउ करता है बोलने के लिए जो एमएलए होते हैं, मेंबर्स होते हैं। एंड पुट रिजोल्यूशन एज वेल एज अदर मेजर्स टू वोट। ओके, एंड पुट और कोई भी अगर रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया जाता है, बिल पास किया जाता है, जो रूल रेगुलेशन बनता है, जो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करती है, तो उस पर क्या होगा, उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में उस पर चर्चा होती है, उसके बाद वोटिंग होती है मेजोरिटी से। मेजोरिटी से क्या होगी, बिल पास होगा, तो उसके बाद उसको फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की कमिटी होती है वह जांच करती है। फिर अगर जहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें जाएगी और वहां से पास होगी, तब क्या होगा, या गवर्नर के पास जाती है। ओके, जो स्टेट, जो प्रेसिडेंट का क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में, तो गवर्नर सिग्नेचर स्टाम्प करता है। जैसे सेंट्रल में गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, वैसे स्टेट में गवर्नर के पास पावर होता है, लेकिन एक्चुअल पावर चीफ मिनिस्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे सेंट्रल में जो मेन पावर होता है वो क्या होता है, मेन पावर तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से टोटल काम किए जाते हैं, बट चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज द रियल अथॉरिटी, ओके, इन सेंट्रल लेवल। एज वेल एज द अदर मेजर्स टू वोट इन केस ऑफ द टाई, अगर केस टाई हो गया, यानी कि अगर किसी बिल पे वोटिंग हो रहा हो और इसमें क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया मत, एंड सपोज अगर 10-10 हो गया, तो स्पीकर इसमें अपना कॉस्टिंग वोट देता है, इसे कॉस्टिंग वोट कहा जाता है। तो जिस फेवर में देगा क्या होगा, वो बिल पास हो जाएगा, अगर नहीं के फेवर में देगा तो बिल नहीं पास होगा। वैसे फेवर में ही देता है, क्योंकि वह क्या होता है, गवर्नमेंट का, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी होती है, उसी की पार्टी के मेंबर्स को स्पीकर बनाया जाता है। एंड ही मे द एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट, उस समय वो अपने कास्टिंग वोट का यूज कर सकता है। तो ये रहा स्पीकर। स्पीकर के बाद एक डिप्टी स्पीकर की भी जो इसके मेंबर्स होते हैं, पहले तो स्पीकर चुनते हैं, इसके पहले प्रोटेम स्पीकर होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सबसे एजेड पर्सन होता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर क्या करते हैं, अपने में से मेंबर्स स्पीकर को चुनेंगे, और स्पीकर जब स्पीकर चुन लिया जाएगा तो फिर अपने मेंबर क्या करेंगे, ये डिप्टी स्पीकर को चुनने का काम करते हैं, जो स्पीकर की अब्सेंस में
इसकी अध्यक्षता को देखने का काम करता है। अब नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन ऑफ द विधानसभा। विधानसभा का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वह लॉ प्रिपेयरिंग होता है, कानूनों को बनाना होता है, बिल को पास करना होता है, और पास करने के बाद क्या होता है उसे गवर्नर के पास भेजना होता है। और स्पेशल रूप से लेजिस्लेटिव असेंबली का जो काम होता है, जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे रूल प्रिपेयर करना होता है, जो सेंट्रल लिस्ट पे उस पे नहीं। लेकिन अगर जो सेंट्रल लेवल की राज्यसभा है वो अपने 2/3 मेजोरिटी से अगर एक बिल पास कर दे कि स्टेट असेंबली के इस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट लॉ प्रिपेयर करेगी, तो क्या होगा, वो उससे पावर छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री में सेंट्रल और स्टेट के पावर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स है मैंने बताया था, और फिर स्टेट लिस्ट जिसमें पहले 61 थे, पहले 66 थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में 61 है क्योंकि 5 या 6। कॉन्करेंट लिस्ट जो कॉमन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं, इसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन या कॉन्करेंट लिस्ट में है, चुनौती सूची से हिंदी में कहा जाता है। ओके, फिर फॉरेस्ट हो गया, एबीसी में है, तो ऐसे बहुत से हैं। फिर क्या होता है, अगर इसमें स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट का मैं नाम ले रहा हूं जो स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया। कॉमर्स, एजुकेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड मेन एक और होता है स्टैम्प ड्यूटीज। जो स्टैम्प होते हैं, जब आप लोग कोई जमीन जायदाद लिखाने जाते हो तो कचहरी में क्या होता है, कचहरी में एक स्टैम्प मिलता है, जो भी जितने जितने का स्टैम्प होता है उसकी वैल्यू अलग होती है। तो उस पर क्या होता है, जमीन जायदाद लिखने का काम किया। तो स्टैम्प भी क्या है, वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर होता है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम भी, यह भी स्टेट लिस्ट के कंट्रोल में आता है। तो ये रहा आपका द विधानसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दो और आपके इस चैप्टर में बचे हैं, यानी गवर्नर के की अपॉइंटिंग कैसे होती है, उसके फंक्शन क्या है, पावर क्या है। ओके, चीफ मिनिस्टर को एक्सप्लेन करने का काम किया गया। ओके, थैंक यू।